ऐसे व्यक्तियों को आईना दिखाना चाहिए जो देश को भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। अब इसमें पूरा का पूरा ठाकरे परिवार इसमें संबंधित हो चुका है। गरीब के बच्चों को कहते हो कि तुम मराठी पे लड़ो, कि जब वो टेररिस्ट आ रहे थे तब ये लोग कहाँ गए थे, कान के नीचे बजा के पूछते तुझे मराठी आती है कि नहीं आती। तो एक घायल सैनिक जिसके छाती के आर पार गोली निकली, वो फेफड़ा खत्म सिंह है, आज तक कभी अडानी साहब उसमें थे, कभी थैंक यू बोला सेना के कि प्रवीण जी आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू। डूबी हुई द्वारिका थी श्री कृष्ण की, उसको खोजने का कार्य भी मेरे द्वारा ही हुआ। मेरे हाथ में पोछा पकड़ा दिया गया। कितने आंसू बहे मुझे नहीं पता, रोता रहा, दौड़ता रहा, रोता रहा, दौड़ता रहा, रुका नहीं मैं। नमस्कार, नवभारत टाइम्स पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। जिस शख्स को मैं आज आपके सामने लाने वाला हूं, जिनकी बातें आपको सुनाने वाला हूं, उसकी कहानी बहुत अलग है। अलहदा अंदाज से जीता है, अलहदा अंदाज से ही वो जिया। और आज जब पूरे देश भर में हिंदी बना मराठी का विवाद छिड़ा, तो उसका एक स्टेटमेंट ऐसा हुआ कि जिसने पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश भर में भूचाल ला दिया। एक्स मरीन मार्कोस कमांडो प्रवीण तेवतिया, जिन्होंने मुंबई अटैक में अपनी जान की परवाह किए बिना उन आतंकियों से अपने 150 लोगों को छुड़ाया, घायल हुए, बुरी तरह इंजर्ड हो गए। इंजर्ड होने के बाद जीवन की कोई आस नहीं बची, लेकिन लड़े। और अब जब उनको आप देखेंगे कैमरे के सामने, तब वो ब्लैक कोट पहने हैं, यानी कि उन्होंने अपना एक नया जीवन शुरू किया, नए चैलेंजेस ले रहा है। वो एडवोकेट प्रवीण तेवतिया हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप कोर्ट से आप निकले और उसी तरह आप आके सीधे हमारे पास बैठ गए। सर पहले तो जो आपने ये पूरे देश भर में आप सुन रहे हैं, एक विवाद चल रहा है कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, अगर आप नहीं बोलेंगे सर तो आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा सर, और फिर बेइज्जत भी किया जाएगा। अब मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूं। मैं आपको, टेस्ला कहां पर आई है, टेस्ला कंपनी कहां पर लेकर आए हैं, कहां पर एस्टेब्लिश हो रही है? गुजरात। और आपकी एप्पल वहीं पुणे में एमएनसीज की एमएनसीज मार्केट है। अगर आप अमेरिकन्स को जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आप बोलिएगा कि आप इस जगह पर आके तभी ऑफिस खोलेंगे जब आपको मराठी आएगी, तो कैसा लगेगा? आप अंग्रेजी को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, और जो हिंदी देवनागरी है जिसके बेस पर सब कुछ है, जो कि भारत की राजकीय भाषा है, आर्टिकल 343(1), आर्टिकल 343(2), आर्टिकल 343(3), सिंपल साफ शब्दों में भीमराव अंबेडकर जी लिखकर गए हैं संविधान के अंदर कि भारत की 2 राजकीय भाषाएं हैं, पत्राचार की 2 भाषाएं हैं, पहली हिंदी है, दूसरी अंग्रेजी है। नेक्स्ट में बात करें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम हैं वो 2 ही भाषा में होते हैं, हिंदी और एक अंग्रेजी। तो मैं जितने भी मराठी मानुस इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ ही चंद लोग हैं जो राजनीति से प्रेरित हैं, सब नहीं है। मैं महाराष्ट्र में बहुत लंबे समय तक रहा हूँ, मैं हर गली कूचे से निकला हूँ, बड़े प्यारे लोग हैं, रिच कल्चर है, बहुत रिच कल्चर है। आप उनके बीच में रहोगे तो आप भूल जाओगे कि आप नॉर्थ इंडिया से, आप उनके साथ रम जाओगे। लेकिन कुछ चंद लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सब चीजें कर रहे हैं। और ये 2008 में भी हुआ था, जब मैं मुंबई में ही था। 2008 में यही सेम घटनाएं घटी थी कि यूपी बिहार के जो भैया लोग हैं उनको भैया शब्द को इन्होंने यूज किया था और उनको मारा पीटा था। तो जब राजकीय भाषा है
तो सहर्ष स्वीकार होनी चाहिए। एक भाषा को आप सहर्ष स्वीकार कर रहे हो, और दूसरी जो सिमिलर है, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, जो स्क्रिप्ट है इनकी पूरी की पूरी, वो सारी की सारी देवनागरी हैं, और इनका जो बेस है वो संस्कृत है। पूरी व्याकरण एक ही है। चाहे बंगाली आप व्याकरण ले लो, चाहे आप हिंदी की व्याकरण ले लो, मराठी की व्याकरण ले लो, चाहे आप गुजराती की व्याकरण, सब एक है। शब्दों को लिखने का थोड़ा सा अंतर है। हम यहाँ पर जो खड़ी भाषा है, हमारे यहाँ पर हर तीसरे गांव में लैंग्वेज चेंज हो जाती है। हाँ, पूरी की पूरी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है, उसका टोन चेंज हो जाता है। हम इसको जैसे ही हम बुलंदशहर के ईस्टर्न साइड में जाते तो ब्रज शुरू हो जाती है, बुलंदशहर के वेस्ट में आते तो खड़ी बोली शुरू हो जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो पहली बार हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया तो यहीं की भाषा थी, शुद्ध खड़ी हिंदी यूज की थी। अगर मैं अपनी मातृभाषा में बात करने लगूं तो बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आएगी। मैं तो अभी शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूं, जो खड़ी हिंदी है, खड़ी हिंदी उसमें बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो हिंदी के बारे में इतना हेटरेट क्यों? मैं मराठी भाषा का, मराठी मानुस का, मराठी वॉरियर्स का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। स्पेशली छत्रपति शिवाजी राजे, संभाजी राजे, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने को मिलता है। महाराणा प्रताप से मुझे सीखने को मिलता है कि किस तरह से अंधेरे में भी युद्ध किया जा सकता है। छत्रपति शिवाजी राजे से हमें सीखने को मिलता है कि गुरिल्ला वार कैसे किया जा सकता है, हम कैसे शत्रु को कैसे घेर सकते हैं। एक गुरिल्ला वार में बड़ी सेना को छोटी सेना के द्वारा कैसे परास्त किया जा सकता है। लेकिन जो कुछ चंद लोग हैं वो हर समाज में मिलते हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पिछले 16-17 साल से ये कोशिश इनकी जारी है। अब ये होता क्यों है कि आपके पास ना तो नॉलेज है, ना ही आपके अंदर इतना आत्मविश्वास है कि आप लोगों को अपनी तरफ प्रेरित कर पाओगे। तो आप देखोगे कि फिर वो दो चालें चलता है। कोई भी व्यक्ति है, सिर्फ दो चालें चलेगा। पहली चाल होगी धर्म के नाम पर, दूसरी चाल होगी भाषा के नाम पर, मातृभाषा के नाम। तो जब ये दोनों चीजें ऐड ऑन कर दोगे आप, या उनमें से एक को भी लगाओगे, तो व्यक्ति ना उसको ब्रेन वॉश आराम से किया जा सकता है। धर्म और भाषा की चाशनी बहुत आराम से आप किसी के ऊपर भी लेप लगा सकते हो। तो यही चाशनी कुछ लोगों के ऊपर ब्रेन वॉश करके इसने किया हुआ है। ये अब इसमें पूरा का पूरा ठाकरे परिवार इसमें सम्मिलित हो चुका है। और जब आप निम्न स्तर की राजनीति पर उतरते हो तो आप कहीं नहीं टिकते हो। खुद अपने बच्चों को आप अंग्रेजी पढ़ाते हो और गरीब के बच्चों को कहते हो कि तुम मराठी पे लड़ो। अब मैं सिंपल सी बातें हैं कि जब हमको सेंटर में नौकरी चाहिए तो हमको 2 भाषाएं आनी चाहिए। तो सिंपल सी बात, एग्जाम देना है आपको। प्लस डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते हो आप? किसान के ऊपर आप क्यों नहीं आते हो? विदर्भ में कितने किसान सुसाइड कर रहे हैं, कभी बात की? कभी बात नहीं। कभी आपने डेवलपमेंट की बात की? कभी आपने गरीब के उत्थान की बात की? गरीब के बच्चों के लिए एजुकेशन की बात की? उनके लिए फ्री एजुकेशन की बात की? कभी नहीं। कभी आपने हेल्थ के ऊपर बात की? कभी आपने हायर एजुकेशन के ऊपर बात की? कभी आपने एनवायरनमेंट के ऊपर बात की? आपके पास टॉपिक इसलिए ये वाला है क्योंकि इसकी चाशनी आराम से लोगों के ऊपर लगाई जा सकती है। डेवलपमेंट लोगों को इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, एजुकेशन लोगों को इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। तो जो गरीब लोग हैं उनको बहुत आराम से इस चाशनी में डुबोया जा सकता है, और वही ये काम कर रहे हैं। प्रवीण सर, जब आपने पहली बार सुना, जब ये विवाद स्टार्ट हुआ, फिर आपने जैसे खबरों में, मोबाइल में, सोशल मीडिया पे इस विवाद को देखा, तो पहली बार आपके जहन में क्या थॉट आया होगा? क्योंकि आप महाराष्ट्र और अब
आप मुंबई से बहुत आपका एक बहुत क्लोज हैं, आप बिल्कुल जुड़े हैं, उसको कोई कभी पूरी जिंदगी कोई अलग नहीं कर सकता। तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आया? मुझे लगा कि मुंबई सेफ नहीं बची, मुंबई सेफ नहीं है। अगर मजदूर पिट रहा है, गरीब पिट रहा है, तो मुंबई सेफ नहीं रही। उसको बचाना बहुत जरूरी है, उसके लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं एक मजदूर परिवार की बात करें, वो हमने किया है, हमारे परिवार में सब चीजें रही हैं। अब किसान पूरे दिन काम करता, मजदूर की तरह काम मजदूर की करता, तरह आप काम उसको करता। टच करते हो, फील करते हो उसको कि यह गलत है। उस व्यक्ति के दर्द को समझिए जो पिट रहा है, उसको समझने का प्रयास करें आप। वो क्यों, उसकी गलती क्या है, क्यों वो अदर लैंग्वेज का है इसलिए। प्लस हमारा लॉ इसको अलाउ नहीं करता, कानून इसको अलाउ नहीं करता। बात यहां पर भी है। आप हमको बांट नहीं सकते, आप हमको डिवाइड नहीं कर सकते। का संविधान कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं। लोग पिट रहे हैं तो कानून कहां है? तभी तो मैं कह रहा हूं, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो पीट रहा है उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनसे मुझे दिक्कत हुई कि यही 2008 में इस व्यक्ति ने किया था। तब मैं उस लेवल पर नहीं था कि मैं इसके खिलाफ बोल पाऊं, इस परिवार के खिलाफ बोल पाऊं। मैं उस समय पर लड़ा था, अंधेरे कमरे में, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, बिना कम्युनिकेशन, बिना एप्रोप्रिएट वेपन के मैं लड़ा। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र ब्यूरोक्रेट्स के लोग फंसे हुए थे उसके अंदर। 3 शादियों के गेस्ट थे वहां पर, 185 लोग उसके अंदर थे। 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गौतम अडानी जैसे बिजनेसमैन और उनके मित्र जो दुबई पोर्ट के सीईओ थे, उनके साथ ही थे, फंसे हुए थे। तब ये आपका जो वीरता है पीटने वाली, वो तब कहां गई थी? एक और बड़ा सवाल मेरे मन में आया कि जब वो टेररिस्ट आ रहे थे, वो अपनी बोट से उतरकर जब मुंबई पहुंचे, तब ये लोग कहां गए थे? कान के नीचे बजा के पूछते, सुन सुन तुझे मराठी आती है कि नहीं आती? हाँ, बोलवा लेते हैं उनसे मराठी। पहले मराठी बोल, तब हमला करने जाना। तुम तभी सही टेररिस्ट बनोगे जब तुम मराठी बोलकर यहां पर हमला करोगे। तब क्यों नहीं आए आप? तब आपने एक शब्द नहीं बोला, ना सेना के लोगों के समर्थन में आपने शब्द बोला, ना जो घायल हुए हैं उनके समर्थन में आपने शब्द बोला, जो पुलिस के लोग शहीद हुए थे उनके समर्थन में भी आपने एक शब्द नहीं बोला। उनके घर जाकर भी आप नहीं गए कि आपके घर से शहीद हुआ है, मैं उसको कंधा देना चाहता हूं। किसी के जनाजे में भी ये लोग नहीं गए, किसी की शहादत में ये लोग नहीं गए। बड़ी बात करते हो। आज तक मुझे रिकॉर्ड में दिखा दो आप ये किसी सैनिक के घर में जो शहीद हुआ है उसके घर गए हो। ये किसके नाम पर राजनीति कर रहे हो? जो देश के लिए खून बहा रहे हैं, पुलिस वाले तो आपके अपने स्टेट के थे, उनके लिए कभी एक शब्द नहीं बोला। उन परिवारों के लिए कभी कुछ किया हो तो मुझे बता दो आप। एमएनएस ने या शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी की है अब, उसने कभी उन सैनिकों के लिए, उन पुलिस वालों के लिए जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार के लिए कभी कुछ किया हो तो मुझे बता दो। ऑन रिकॉर्ड है ना, ऑन रिकॉर्ड लाओ, सब चीजों को रिकॉर्ड में लाओ। हाँ, तुम सत्ता में रहे हो तब कुछ किया हो तो उसको नहीं, क्योंकि सत्ता है। सत्ता में रहते हुए भी नहीं किया। तो सब कुछ मैं देखता हूं, मैं पढ़ता हूं चीजों, तब एक सैनिक ना अंदर से जागता है कि नहीं, ये व्यक्ति गलत है, इस व्यक्ति को आईना दिखाना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को आईना दिखाना चाहिए जो देश को भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। आप मत बांटिए लोगों को, आप जोड़िए लोगों को, प्रेम से जोड़िए। जो प्रेम का पुल आप बांधेंगे वो देश को बहुत आगे तक लेकर जाएगा, आपको विश्व गुरु बनाएगा। आप डेवलपमेंट की बातें करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। आप विश्व गुरु बनने की बात करते हो और आप यहां पर भाषा के आधार पर एक दूसरे को यहां पर आप लड़वा रहे हो।
क्योंकि ये जो आग है ना, ये भाषा की, इससे बहुत लोग झुलसे हैं। तमिलनाडु में हमने एक इसका इतिहास देखा है, और हिंदी बनाम दूसरी लैंग्वेजेस का जो विवाद है, ये जिस परिवार और जो चुनाव की गंदी राजनीति के लिए आपस में लोगों को, वही उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों ने आपकी बिल्डिंग्स बनाई हैं सर, आपके रेस्टोरेंट बनाए हैं, एग्जैक्टली, आपके क्लब्स बनाए जिसमें आप रात के पार्टी करते हैं, आपके स्विमिंग पूल बनाए, आपके स्विमिंग पूल बनाए हैं, आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई है जिसमें वो दुनिया को नाज है कि मुंबई देखनी है, महाराष्ट्र देखना है। अरे हमने तो इतिहास में मराठा योद्धाओं की पूजा की है, देखा है, उनको सीखा है। लेकिन तब जब हम एक व्यक्ति, कोई गुजरात का है बेचारा स्टोर कीपर है, वो पिटता है, वो कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे क्यों मारो, मैं सीख लूंगा। एक आदमी राजस्थान से पिटता है, एक आदमी उत्तर प्रदेश से पिटता है, कोई बिहार से पिटता है, कोई हरियाणा से पिटता है। आप सारे बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है, और अभी फरवरी में सभी बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया था एमएनएस को लेकर, क्योंकि हर बैंक में जाकर एमएनएस के लोग हिंदी भाषियों को पीटते रहे थे। अरे मैं कहता, तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, इतने तुम वीर हो, तो जाकर पाकिस्तान बॉर्डर पे क्यों नहीं खड़े हो जाते हो भाई? सेना में क्यों नहीं चले जाते हो? और सबसे पहला, अगर सेना में जाना है तो तुम सारे भाई क्यों नहीं जाते हो? अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हो? सबसे पहले तुम जाओ सर्व करने के लिए। नाना पाटेकर ने किया ना, करके दिखाया ना नाना पाटेकर ने कि मैं एक भारतीय हूं, मराठी होने से पहले मैं पहले एक भारतीय हूं। उन्होंने जब 99 में कारगिल वॉर हो रहा था तो नाना पाटेकर ने उदाहरण पेश किया था, और वो गए थे, उन्होंने सर्व किया था। तो नाना पाटेकर से सबको सबक लेना चाहिए, इनको पूरे परिवार को, उद्धव ठाकरे परिवार या फिर कहें ठाकरे परिवार को। अरे लेगेसी है ठाकरे जी की, इतनी बड़ी लेगेसी को ऐसे लोग, मैं कहूँ, तार तार कर रहे हैं। इतने महान व्यक्ति की, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, उनका जहां पर भी मैं फोटो देखता हूं, भाई साहब मेरे हाथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि इस व्यक्ति ने देश के लिए कुछ किया है, इस व्यक्ति ने समाज के लिए कुछ किया है, समाज को जोड़ने का कार्य किया है इस व्यक्ति ने, हिंदुओं के लिए खड़ा हुआ है वो व्यक्ति। जब लोग बट रहे थे तब उसने लोगों को जोड़ा, एकजुट किया, और आप उन्हीं लोगों को आप पीटने का काम कर रहे हैं। तो पिताजी से कुछ तो सीख लेते। कुर्सी ही ली, लेकिन आपने उनकी ज्ञान नहीं लिया। मुंबई केवल ये शहर नहीं है, सिर्फ एक हमारी आर्थिक राजधानी है जैसे कि। और प्रवीण तेवतिया, ये वो शख्सियत जिसने वहां पे मुंबई को एक बार बचाया। आज उनकी आवाज फिर उठी कि उनको लगा कि मुंबई फिर से सेफ नहीं है, अपने ही लोगों से सेफ नहीं, अपने लोगों से। बात यहां पर, मेरा मराठियों से कोई द्वेष नहीं है, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं, आज तक मेरी कोई लड़ाई नहीं रही, मैं किसी के खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं कर, मेरे कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरा कोई केस नहीं है। मैं एक भारतीयता में जीता हूं। भारतीयता वही है कि मुझे कोई मराठी मिल जाए तो मैं उससे कुछ शब्द सीख के मैं उससे बात करूं। मैं कश्मीर में रहा तो मैंने कश्मीरी सीखी जाकर, वहां पर उनके बीच में बैठता था, मैं लोगों के बीच में उनसे नए नए शब्द सीखता था। मुझे पूरी नहीं आती थी, टूटी फूटी बोल के काम चलाता था, उनको भी बड़ा अच्छा लगता था। महाराष्ट्र में भी ऐसे ही करता था, बैठते थे बीच में, बात करते थे, जितनी हो जाए उतनी बोलते थे, आनंद का माहौल हो जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भारत की हर भाषा पर गर्व है। मराठी पर भी गर्व है, तेलुगु पर भी गर्व है, तमिल पर भी गर्व है, मलयालम पर भी गर्व है, कन्नड़ पर भी गर्व है, राजस्थानी पर भी गर्व है, हरियाणवी पर भी गर्व है, भोजपुरी पर भी गर्व है, मैथिली पर भी गर्व है, और नॉर्थ ईस्ट की जो बची हैं उन पर भी मुझे गर्व है, असमीवी पर भी मुझे गर्व है। पर मैं भाषा के आधार पर किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता। मेरे लिए अतिथि हमेशा देव की तरह है, अतिथि देवो भव हमारा पुराने जो संत थे वो देकर गए।
मेरे घर के दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति है, वो कोई भी भाषा का है, मेरा काम है उसको सबसे पहले सम्मान देना। मेरे सामने कई एक्सीडेंट हुए, मैंने उनको सीपीआर देकर उनकी जान बचाई। सीपीआर मैंने दिया, उनकी जान बचाई। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी लैंग्वेज क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम छोटी जाति को हो, बड़ी जाति को, नाम क्या है, कुछ नहीं। सीपीआर दिया, मेरा काम था अपना काम करना, वो मैंने किया। हॉस्पिटल तक पहुंचाना तो हॉस्पिटल तक पहुंचाया। ये हर भारतीय का कार्य है। आज जिस तरह से ये भाषा के विवाद चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच में भयंकर तनाव की स्थिति थी। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिन पाक परस्त आतंकियों ने हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया, हमने उसी भाषा में उसको जवाब दिया। तब इस देश के अंदर हर व्यक्ति एक मुट्ठी की तरह बंधा हुआ था कि हम देश के साथ में। ऑपरेशन सिंदूर एक सरकार का या कोई किसी प्राइम मिनिस्टर या आर्म फोर्सेस नहीं, ये 140 करोड़ हिंदुस्तान वासी लड़ रहे थे। अगर उस वक्त भी प्रवीण जी इसी तरह की चीजें अगर बजी हुई, भोजपुरी अलग, हिंदी अलग, तो क्या हम वो पाकिस्तान को, क्या इन्होंने उस समय पे सपोर्ट किया? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। इन्होंने तब भी सपोर्ट नहीं किया, तब भी नहीं कहा कि हम सेना के साथ में, हम देश के साथ में। कब कहा इन्होंने? ये तो पहले से अलग बैठे हुए थे, मौका मिले और हम चौका मारे, छक्का मारे, बस कैसे ही, जैसे ये खत्म हो हम अपनी राजनीति शुरू करें। कब साथ थे? कब इन्होंने आके स्टेटमेंट दिया हम सेना के साथ में, हम देश के साथ में? सुना? मैंने तो सुना नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं कहीं। तब भी तुम राजनीति की रोटियां सेकने की तैयारियां कर रहे थे कि जैसे ये खत्म हो तो हम अपनी राजनीति सेकें, राजनीति शुरू करें। जैसे बॉलीवुड वाले वेट कर रहे थे, जैसे ये सब खत्म हो तो नई मूवी रिलीज करें। उसके लिए लाइन लग गई, उसका अथॉरिटी लेने के लिए, कॉपीराइट सेव करने के लिए, नाम सेव करने के लिए। बताइए, किसी ने उसके लिए ट्वीट नहीं किया? किसी ने ट्वीट नहीं किया। किसने किया मुझे बता दीजिए। अमिताभ बच्चन ने काफी दिनों के बाद एक ट्वीट किया था। जिस दिन लॉन्च हुआ था हम उसी दिन खड़े हो गए थे कि हम देश के साथ हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज भी हम उसी तरह से अपने आप को रोज तैयार करते हैं। भारतीय सेना का हर सैनिक रोज 5 किलोमीटर दौड़ता है, मैं आज 10 किलोमीटर रोज दौड़ता हूं। मुझे उससे ज्यादा तैयार रहना है। आपका फेफड़ा, अगर मुझे याद आ रहा तो वो लंग्स आपका पंचर, पूरा रैप्चर्ड है पूरा का पूरा। वो उस तरह से काम नहीं करता है, छोटा सा है बस, वो सपोर्ट उतना नहीं रहता है मेरे पास, फिर भी मैं दौड़ता हूँ। डॉक्टर्स ने आपको दौड़ने के लिए भी मना किया साफ? हाँ जी, साफ मना किया। फिर भी आप मैराथन करते हैं? मैं 4 बार आयरन मैन कर चुका हूँ। देश का पहला सैनिक हूँ मैं जिसने आयरन मैन का टाइटल अर्न किया। देश का पहला डिसेबल्ड बैटल कैजुअलिटी सोल्जर हूं जिसने मैराथन दौड़कर इस देश में दिखाई। आज पूरी सेना की हर यूनिट आज मैराथन दौड़ रही है क्योंकि प्रवीण तेवतिया गोली खाकर भी 42 किलोमीटर दौड़ गया। तो ऐसे एग्जाम्पल लाओ, ऐसे एग्जाम्पल सेट करो जिससे समाज का कल्याण हो, समाज का उत्थान हो, गरीब का उत्थान हो, गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख कर आईएएस बने, गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख कर फौज में जाए, गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर पुलिस में जाए। नहीं, गरीब का बच्चा गरीब ही रहना चाहिए, उसको भाषा के आधार पर लड़वाओ। बिल्कुल सही बात है। हम जब आपको देखते हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से जब हम आपकी पोस्ट देखते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में, आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ में, हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर और भी बहुत इस लंबी फहरिस्त है, आप उनके साथ में बातचीत करते हैं, आपका इंटरव्यू आता है। और प्रवीण जी, मैं कैमरे के सामने इस बात को बोल रहा हूँ कि बीती रात जब मैंने आपसे अपॉइंटमेंट
लेने की बात कर रहा था, मैंने कहा कि आपके पास में कब समय होगा, तो आपने कहा था कल दिन में कभी भी आ जाइएगा विनीत जी। लेकिन उस समय आपने कहा था विनीत जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, बातचीत के दौरान मुझे वो 2008 के जून में मत ले जाइएगा, मेरी टीस उठती है। बड़े दर्द वहाँ पर हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको रिलीज़ करें, उनको कम करें, कैसे करें। आप एक सैनिक के रूप में जब काम करते हो तो अब आपके पास पूरे इक्विपमेंट ना हो और फिर भी आप ये तय करो कि नहीं मुझे देश के लिए लड़ना, मेरे पास हेलमेट हो नहीं हो मैं देश के लिए लड़ूंगा, मेरे देश का कोई भी जो निर्दोष व्यक्ति है उसकी जान नहीं जानी चाहिए। आप उसके लिए खड़े होते हो और उस समय पर जब आप इक्विपमेंट की बात करते हो तो इक्विपमेंट आपका फेल हो जाता है और उस फेल इक्विपमेंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता, उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, उसकी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, तो आप अपने आप को महसूस करते हो यार छोड़ो ना, ये क्या है। हम तो पूरा कोशिश कर रहे हैं ना सब चीज करने की, हम तो अपना सर्वत्र न्यौछावर कर रहे हैं ना उस जगह पर सब कुछ। आज तक पॉलिसी क्या है एक डिसेबल्ड सोल्जर के लिए जो बैटल कैजुअल्टी है? कोई पॉलिसी है सेंटर की तरफ से, स्टेट की तरफ से? जीरो। उसके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कोई पॉलिसी है? जीरो। कोई व्यक्ति सेना में शहीद हो जाता है तो उसके जो नेक्स्ट जनरेशंस में हैं उसकी जॉब के लिए स्टेट गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी है? जीरो। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी है कि हाँ ठीक है एग्जाम दो, ये दो, सब सारे क्राइटेरिया पूरे करो तब आओ? मुझे रिटायरमेंट के बाद भी अगर मुझे नौकरी चाहिए तो एग्जाम दो, सेंटर की नौकरी चाहिए, स्टेट की नौकरी चाहिए तो एग्जाम दो। तो बंदा पूरे जीवन भर एग्जाम ही देता रहता है वो। फिर कौन से स्कूल कौन से कॉलेज में डिफेंस पर्सनल के बच्चों के लिए स्पेशल छूट है फीस को लेकर? मुझे बता दीजिए। प्राइवेट स्कूल दबा के कमा रहे हैं, जो ईडब्ल्यूएस है उसमें छूट है। सेना के जो बंदा गोली खा रहा है, देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है, उसके बच्चों के लिए 1 रुपए भी स्कूल फीस माफ नहीं है, सब्सिडी नहीं है, डिस्काउंट नहीं है। उसके बच्चों के लिए एडमिशन भी नहीं है। अगर वो उसकी वाइफ वो शहीद होने के बाद किसी बड़े स्कूल में लेकर जाए तो एडमिशन के लिए फीस भी नहीं है। और हम यहां पे कह रहे हैं कि देश का उत्थान करेंगे, देश को विश्व गुरु बनाएंगे। आप जाते हो इंडिया गेट के पीछे जो पूरा हमारा बनाया हुआ है, सबके नाम उसमें लिखे हुए हैं, शहीद स्थल है पूरा का पूरा, समर स्थल है, नाम तो उधर लिखे हैं। उनके परिवार से जब आप बात करोगे तो पता चलेगा आपको कि उनकी एजुकेशन के लिए आपने क्या किया, उनके उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया। अब देखोगे गैलेंट्री अवार्ड अगर किसी को मिलता है तो उस पर भी अलग अलग स्टेट अलग अलग चीजें देते हैं। बिहार में जाओगे तो आपको अलग रेट है, आप गुजरात में हो गैलेंट्री अवार्ड आपको मिला है तो अलग रेट, अलग पैसे मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो अलग मिलेगा, पंजाब में जाओगे तो अलग, हरियाणा में जाओगे तो अलग, दिल्ली का अलग, राजस्थान का अलग, सब अलग। कोई 10,000 रुपये देता है, कोई 1 लाख देता है, कोई 10 लाख देता है, सबका अलग अलग है। एक जैसा नहीं है कुछ भी, कोई रूल एक जैसा है ही नहीं। ना तो उनके जो बच्चे हैं, जो शहीद के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है इस देश के अंदर। जो डिसेबल्ड हो गया है मेरी तरह, उसके बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है इस देश के अंदर। तो ये महसूस होता है कि क्या बात करूं मैं, किस टॉपिक पे मैं बात करूं, किस बारे में बात करूं मैं। अरे बैंक तक आपको लोन में डिस्काउंट नहीं देता, आप गोली खाकर आए हो तब भी।
आपने देश के लिए खून बहाया और आप बोलो कि यार मैं देश के लिए मैंने खून बहाया, आप मुझे डिस्काउंट दे दो, हक है कि नहीं है? लोन में तो हक दे दो, आप उसमें भी हक नहीं है आपका। अब बिजनेसमैन यहां पे सारा जस्टिफाई भी कर देते हैं खाकर, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं खाकर, फिर भी बैंक उनको लोन दे रहा। और एक सैनिक के लिए कुछ नहीं है, कोई भी पॉलिसी यहां पर सैनिक के लिए है ही नहीं इस देश के अंदर। उसके वेलफेयर के लिए 0/सन्नाटा पॉलिसी है। जो आप लोगों को सेना में जो इंजर्ड हुए या जो मार्टियर हैं, जो शहीद हैं, उनको बाद में क्या फंड सरकार की तरफ से? क्या फंड? कुछ भी नहीं। कौन सा फंड? आर्मी स्कूल वगैरह में, आर्मी कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं। मिलिट्री स्कूल तक में कोई लिए नहीं है कुछ भी। मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, वहां पर भी जो शहीद हो गए हैं या जो इंजर्ड हैं, उधर ऑप्शंस नहीं है आपके लिए कुछ नहीं, प्रायोरिटीज रखी हुई हैं। मैं तो समझ, तो डायरेक्ट होना चाहिए। किस लिए एग्जाम ले रहे हो आप? उनका एग्जाम देगा, पास होगा तब, तो उसको भी सर्टिफिकेट चाहिए क्या? जो शहीद का बच्चा है वो मिलिट्री स्कूल में जाकर पढ़ना चाहे, RIMC में पढ़ना चाहे, एग्जाम दो। जिसका बाप ही नहीं बचा, जिसके बाप की छावा ही नहीं, उसका आप एग्जाम ले रहे हो कि भैया हम, तो आप फिर अपने स्कूल चलाया क्यों? आप स्कूल में ट्रेन नहीं कर सकते? आपके पास वो क्षमता नहीं है कि एक बच्चे को आप डेवलप कर सको? सोचना चाहिए ना हमको, इन सब चीज़ों पे बहुत सोचना चाहिए हमको। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, और इस देश के लोगों को भी देश के लोगों को भी सोचना चाहिए। आज तक कभी अडानी साहब उसमें थे, कभी थैंक यू बोला सेना को? कभी स्पेशल थैंक यू बोला कि प्रवीण जी आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू, मेरे परिवार की तरफ से थैंक यू? 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कभी नहीं कहा थैंक यू हमारी सेना के लिए, थैंक यू उस वीर के लिए जिसने अपनी छाती पे गोली खाई? कभी नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड। उनसे तो अच्छा टाटा ग्रुप ही है, उसने मेरा इलाज तो करवा दिया सेना में रहते हुए। सेना में रहते हुए टाटा ग्रुप ने मेरा ट्रीटमेंट कराया। ये चीजें, वीरता अच्छी बात है, लेकिन जब वीर जब घायल हो जाता है तब कितने लोग उसके साथ में खड़े हुए हैं, वो बड़ा क्वेश्चन है। आज तक मेरे घर पे कोई भी ऑफिशियल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई पूछने नहीं आया तुम कैसे हो। नॉट ए सिंगल ऑफिशियल पर्सन, तुम कैसे हो, तुमने देश के लिए गोलियां खाई, कैसे हो? तो तुम पॉलिसी किसके लिए बना रहे हो? आज तक आपने देखा होगा पूरे पॉलिटिक्स, गरीब के घर जाके खाना खाएंगे, नई नई प्लेट दिखेंगे आपको, सब कुछ दिखेगा। कभी किसी सैनिक के घर गए? चलो हम एक शहीद के घर खाना खाने जाते हैं, अरे शहीद के घर खाना क्या, हम खाना देकर आते हैं उनको। आज का खाना उन माँ बाप के लिए हम बनाकर खिलाते हैं जिन माँ बाप ने अपना बेटा इस देश को दे दिया। वहां से शुरुआत होती, वहां से बदलाव आएगा, भाषा में भी आएगा, धर्म में भी आएगा, एक सोच में भी आएगा। जब लोग एक सैनिक का सम्मान करना सीखेंगे, एक मजदूर का सम्मान करना सीखेंगे, एक गरीब का सम्मान करना सीखेंगे, एक किसान का सम्मान करना सीखेंगे, तब बदलाव की बात करो इस देश में, नहीं तो बदलाव नहीं आएगा कभी। प्रवीण जी, इतनी सारी बातें जो आप बता रहे हैं, लेकिन वो लड़का जब अपने गांव की विरासत संभालने के लिए निकला, वो लड़का जब चाहता कि और मेहनत करता, तो हो सकता है कि वो पढ़ाई, सरकारी नौकरी पाके आराम से अपना 60 साल की उम्र तक लग्जीरियस लाइफ अपने और अपने बच्चों को सिक्योर कर सकता था।
उस पर वो काबिलियत थी, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, मुझे वो देश की सेवा करनी है, मुझे एक योद्धा बनना है, मुझे एक जवान बनना है। वो सोच कब से डेवलप हुई आपकी? एक्चुअली हमारा जो गांव है भटौना, बुलंदशहर के पास। बुलंदशहर में, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का बहुत उज्जवल गांव, हाँ, बहुत उज्जवल गांव है। चौधरी चरण सिंह की हमारे भारत रत्न, वहाँ से उनकी पैदाइश उसी गांव की है, उसी गोत्र से हूँ मैं। और हमारा इतिहास आप देखोगे तो राजा नाहर सिंह तेवतिया, जिन्होंने 1857 में लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी और उनको चांदनी चौक में फांसी दी गई, मैं उसी खानदान में से हूँ। वही ब्लड मेरे अंदर है, लड़ाई लड़ने का, जुझारूपन, जूझना, मिट्टी के लिए मर मिटना, लोगों की सेवा करना, समाज के उत्थान के लिए काम करना, गरीब के साथ खड़ा होना, ये विरासत है मेरी। हमेशा मैं ऐसा ही हूँ, हमेशा मैं खड़ा रहा हूँ, चाहे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खड़ा होने की क्षमता रखता हूँ, मैं नेतृत्व करने की क्षमता रखता हूँ और कहने की क्षमता रखता हूँ कि गलत है गलत और सही है सही को कहने की क्षमता रखता हूँ। 3 साल एनसीसी की, और एनसीसी में भी हमने बहुत बेहतरीन काम किया। एनसीसी करके नेवी ज्वाइन की, नेवी ज्वाइन करने के बाद मरीन कमांडो ज्वाइन किया, वहां पे भी काफी ऑपरेशंस किए। और मैं कहूँगा ईश्वर की कृपा थी कि जो डूबी हुई द्वारिका थी श्री कृष्ण की, उसको खोजने का कार्य भी मेरे द्वारा ही हुआ। इन्हीं हाथों के द्वारा वो द्वारिका खोजी गई। मैं पहला ऑफिशियल गोताखोर हूं उस द्वारिका को खोजने वाला। कश्मीर में रहा, गल्फ ऑफ एडन में रहा, सर क्रीक में रहा। गल्फ ऑफ एडन में भी आप वो ऑपरेशन किया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। वो टीम चलती रहती है, ज़्यादा हम डिस्क्लोज नहीं करते, तो जो ऑपरेशन डिस्क्लोज है मैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा बात करता हूँ। 26/11 में थे, उसके बाद हम ऑप्स नीलम में थे, सुनामी में थे, मैं श्रीलंका गया रेस्क्यू के लिए। रेस्क्यू के लिए मैं 26/11 के बाद हमारे और ईस्टर्न कोस्ट पे एक सुनामी आई थी जिसका वो हमने नीलम नाम दिया था, उसमें मैं था। पूरा का पूरा तबाही मचा दी थी, उसके अंदर मैंने रेस्क्यू वगैरह के लिए सारी टीम को कोऑर्डिनेट करना, सब कुछ वो मैंने किया था वहाँ पर। तो हम तो देश के प्रति अभी भी काम कर रहे हैं। हमने कहा राइफल छोड़ी है, लड़ना नहीं छोड़ा, अब हम पेन के साथ लड़ेंगे इस देश में, एक गरीब के हक के लिए लड़ेंगे। हमने संविधान को उठा लिया, कानून को अपने हाथ में उठा लिया कि चलो हम कानून की सेवा करेंगे, कानून के द्वारा लोगों को न्याय दिलवाएंगे। अगर कोई गरीब सताया जाएगा तो उस गरीब के साथ खड़े होंगे। इसलिए आज ये काला कोट, इसलिए आज काला कोट है, आज एक एडवोकेट है। और ये यात्रा कैसी लग रही है आपको? मैं इसको बहुत आनंद के साथ में कर रहा हूँ। एक वो यात्रा कि आपके हाथ में इक्विपमेंट्स, गन, गोताखोर, जल थल वायु, कहीं कोई कुछ नहीं, मरीन के आगे, मरीन कमांडोज के आगे न जमीन न आसमान, न पानी, ये तीनों जगह दुश्मन को मिनट से पहले खत्म कर सकते हैं। और वो आज काला कोट पहने एक व्यक्ति हमारे सामने और वो मतलब वकालत सीख रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। डिफरेंट था, लेकिन जी डिसीजन भी बड़े डिफरेंट थे, डिसीजन भी बहुत डिफिकल्ट था करना। लेकिन काफ़ी विचारों के बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे लड़ना चाहिए। चौधरी चरण सिंह भी एडवोकेट थे, महात्मा गांधी भी एडवोकेट थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एडवोकेट थे। और आज आप देख सकते हो कि पूरी पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा एडवोकेट सबसे ज़्यादा वो लर्नेड है, क्योंकि एक एडवोकेट समाज की नर्व्स को जानता है, हर नर्व्स को जानता है। वो समाज के हर तबके से मिलता है कोर्ट के अंदर, तो पुलिस से भी मिलता है, गरीब से भी मिलता है, अमीर से भी मिलता है, लुटेरे से भी मिलता है, और जो लुट जाता है उससे भी मिलता है, विक्टिम से भी मिलता है, एक्यूज से भी मिलता है, रेप पीड़ित से भी मिलता है, रेपिस्ट से भी मिलता है, दोनों से मिलता है। दोनों को अपने आंखों के सामने
बहस करते हुए देखता है और खुद भी उस बहस का हिस्सा हो। तो ये एक अलग फील्ड है जहां पर आपको सीखने की कोई सीमा नहीं है, और मैं कहूं कि इसमें डूबने की भी कोई सीमा नहीं है। जितना आप डूबना चाहते हो उतना डूब कर आप इसमें काम कर सकते हो। फ्रस्ट्रेशन नहीं होता? बहुत मज़ा आता है जब आप आर्ग्यू करते हो ना अपने क्लाइंट के लिए, मज़ा आता है जब आप उसको बताते हो कि हम जीत गए। कल ही मेरा एक 7 लाख की रिकवरी थी बेचारे की, उसको मैंने इंटरिम रिलीफ दिलवाई। तो उस व्यक्ति को पूछो जिसके 7 लाख रुपए कट गए हों और उसको 7 लाख की रिलीफ मिल गई तो कैसा लग रहा होगा उसको। उसके साथ अन्याय हुआ, इलीगल था, अनऑथराइज था, तो कोई तो खड़ा हुआ, खड़े हुए। तो खड़े होने की क्षमता और बोलने की क्षमता, किसी के साथ अनऑथराइज चीजें हो रही हैं तो कौन खड़ा होगा? एक सैनिक तो खड़ा नहीं हो सकता ना, एक पुलिस वाला खड़ा हो जाएगा, कोर्ट में तो खड़ा नहीं होगा ना। न्याय कौन दिलवाएगा उसे? न्याय एक वकील ही दिलवाएगा। इसीलिए आपने इस प्रोफेशन को उठाया? मैंने सोचा कि नहीं, मुझे लड़ना है तो मेरी लड़ने की प्रवृत्ति है जो मेरे गांव से मुझे विरासत में मिली है कि न्याय के लिए लड़ो, धर्म के लिए लड़ो। मतलब मारपीट वाली लड़ाई नहीं, धर्म की लड़ाई, धर्म के लिए काम करो। और इसीलिए फिर आपने ठाना कि मैं जाऊंगा, मैं बॉर्डर पे जाऊंगा, वहां लड़ूंगा। फिर आपने, और इस देश के लिए कितने सारे आपने ऑपरेशंस, जहां रेस्क्यू, चाहे वो टेररिस्ट से मोर्चा लेना हो। और आपकी किताब है 2611 ब्रेव हार्ट। मैं इस कैमरे के सामने इस बात को कहने में कोई झिझकूंगा नहीं कि उस किताब का हर पन्ना आपको रोमांचित करेगा। बहुत सारे नॉवेल्स हैं, किताबों की पढ़ने की एक अपनी दुनिया है, हम सब उसमें सैर करते हैं, लेकिन उस किताब को जरूर पढ़ना जिसका हर पन्ना उस काली रात की भयावह कहानी को बयां करता है। उसका हर शब्द चीख कर अपनी सच्चाई को बताता है। प्रवीण तेवतिया ने उस किताब को लिखा है और बताया है कि कैसे जब उस होटल के अंदर इतने सारे हिंदुस्तानी और साथ में वो टेररिस्ट और वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे थे, उनको बचाने का, रेस्क्यू कर रहे थे, कैसा मंजर था। हर सेकंड आपके लिए। मैं चाहूँगा उस किताब का संक्षेप केवल 1 से 1.5 मिनट में। मैं कहूँगा कि वो किताब नहीं है, वो इतिहास है। एक व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति गिर गया है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन से आस ही छोड़ दी है कि अब वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो उस किताब को एक बार पढ़ ले तो उसके अंदर भी एक जीने की ख्वाहिश होने लगेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उस किताब के अंदर, लेकिन मैंने एक चीज़ उसमें लिखी थी, CAN, कैन। जितने भी हमारे श्रोतागण हैं इसको कैन ही समझेंगे, यू कैन, हाँ, यू कैन। लेकिन मैंने उस कैन को पकड़ा, कैन में कहा कि क्लियर ऑल नेगेटिविटी। जिस दिन आपके मन से विकार निकल गए, नेगेटिविटी विकार, आपके मन से ईर्ष्या निकल गई, आपके मन से गुस्सा निकल गया, आपके मन से द्वेष निकल गया, आपके मन से लालच निकल गया, तो बचा क्या? पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। जहां देखोगे वहीं आनंद है, जहां देखोगे वहीं संतुष्टि है। आपको कोई गाली भी दे रहा होगा, ठीक है यार। लेकिन प्रवीण जी, सब सुनने में और देखने में तो ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब जीवन में आप, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर गाड़ी भी हल्की सी टच हो जाती है तो सामने वाला निकल के आपको 2-4 जब तक बढ़िया से स्रोत नहीं सुना देता है तब तक वो फिर गाड़ी में दोबारा बैठता नहीं है। और उसमें अगर आपने उसको पलट दिया, जिसमें से कि 50% का 80% में ऐसे ही होता है, तो लो, ट्रैफिक जाम हो गया, मारपीट चल रही है। फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं सभी लोग, वो कहीं ना कहीं घर से फ्रस्ट्रेटेड है। आप देखोगे 95% लोग अपने प्रोफेशन से ही खुश नहीं हैं। आप अपने प्रोफेशन से कितने खुश हैं? क्या सभी लोग इतने ही खुश हैं? क्या आपको वही रोमांच, वही उत्तेजना आपके अंदर है प्रोफेशन में काम करने की? क्या वही बचपना है
नहीं हम बड़े हो गए, तो फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हर कोई अपने मुताबिक काम नहीं कर रहा। हर किसी के ऊपर एक बॉस एक बॉस एक बॉस, एक के ऊपर एक चेन सिस्टम बैठा हुआ है। तो नीचे वाला बंदा तब क्या प्रेशराइज है, फ्रस्ट्रेटेड है, और जहां पर उसको मौका मिलता है फ्रस्ट्रेशन का वो निकालता है। अगर आपकी गाड़ी ऑडी से लग गई और आपके पास में कौन सी गाड़ी है, वैगनार है, और आपकी गाड़ी ऑडी से लग गई या फिर आपकी गाड़ी मर्सिडीज से लग गई, क्या उसको गाली दोगे? नहीं दोगे। आपकी गाड़ी ऑटो से भिड़ गई, थ्री व्हीलर से भिड़ गई, उसकी आप दुर्दशा कर दोगे, आप उसकी गालियां दे देकर उसको। क्यों? आपका उसके ऊपर बस चल गया, गुस्सा आया नहीं, आपके अंदर रोष पहले से ही भरा था, सामने वाला ताकतवर था, इसलिए आप दे नहीं पाए। वो आपकी दुर्दशा कर देगा, ये इसकी आप दुर्दशा कर रहे हो। तो ये पूरा का पूरा देखोगे ना तो साइकोलॉजिकल है सब कुछ, कि हम जब भी अपने से कमजोर व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसको हमेशा अपना रौद्र रूप दिखाने की कोशिश करते हैं, हम उसको प्रेम रूप दिखाने की कोशिश नहीं करते। अब प्रेम दिखाइए, कोई बात नहीं यार। हाँ हो गया, चलो ठीक है, तो मैं ठीक करवा लूंगा। ले यार तू, तेरे तो नहीं लगी चोट, मुझसे किसी को कुछ हो जाए तो मैं पूछता हूँ, रोकता हूँ गाड़ी, लगी तो नहीं भाई, मेरी गाड़ी को छोड़ दो, तुझे तो नहीं लगी, ये तो हो जाएगी ठीक। क्या है, लोहा ही तो है, इधर से उधर का बैंड हो जाएगा, दो चार स्क्रैच आ जाएंगे, क्या बिगड़ेगा उस गाड़ी का? आपको बैठना अंदर है कि बाहर? लेकिन रोड रेज के मामले में कितनी गंभीरता से आप ये एक बहुत लाइटली मोड पे आपने इसको समझा दिया, लेकिन रोड रेस के मामले हर रोज, और आप तो मतलब अब तो आप एडवोकेट हैं और मुझे लगता है 2-4 मामले भी आपके पास ये इस तरह के आएंगे बिल्कुल रोड रेस में। मैं बता रहा हूँ कि मैं कार को चलाना इस में इसलिए डरता हूँ कि मेरे गलती से अगर मैं किसी छू गई तो मुझे तो कुछ नहीं होगा, चलो मैं उनसे माफी मांगू, लेकिन लोग इतने गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेटेड है कि वो मेरे ऊपर अटैक कर देंगे, हमला कर देंगे, 2-4 उनको मार लेंगे, उनको सुकून लग जाएगा बस। तो इसलिए आप महंगी गाड़ी खरीदिए। फिर फिर उसके लिए मुझे BMW या मर्सिडीज उसी तरह की गाड़ियां चाहिए, फिर उससे आदमी उससे डरेगा कि दुर्दशा से बच जाएगी। मैंने सुना है कि आपके ऊपर भी कोई फिल्म निर्माता फिल्म बनाना चाहता था। मेरे ऊपर बहुत लोग मूवी बनाना चाहते थे, अभी भी बहुत लोग चाहते हैं। आपने क्यों उनको परमिशन नहीं दी? मैंने उनको सिंपल कहा कि मुझे आप ये प्रूव कर दीजिए कि इस देश में एक सैनिक की वैल्यू एक टेररिस्ट से ज़्यादा है। इस देश में एक सैनिक की वैल्यू एक फेक हीरो से ज़्यादा है। रियल हीरो हमारे जो हैं सैनिक हैं। तो जो आपको जो पैसे मिले उस कॉपीराइट के, एक फेक हीरो जो बॉलीवुड का सबसे ज़्यादा ले रहा हो उससे बस 1 रुपये ज़्यादा दे देना। और जो पैसा कसाब के ऊपर खर्च हुआ एक टेररिस्ट के ऊपर, 2.5 करोड़ का तो उसका बुलेट प्रूफ रूम बना था, तो करीब करीब 55 से 56 करोड़ रुपए 2012 तक खर्च हुए थे उसको। तो मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में थोड़ा सा शिफ्ट कर देना, इधर कॉपीराइट ले लेना। मैंने इतिहास अपने खून से लिखा है और आज भी मैं रोज पसीना बहाता हूं इस देश के लिए। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है पूछने का कि मेरा कितना बनता है? तो बस उनको तो आपकी बात ही रास नहीं आती। रास ही नहीं आती। तो मैंने कहा कि मेरी बात रास नहीं आती, लेकिन धोनी की रास आ जाती है, उसको आप 85 करोड़ दे देते हो। मेरी बात तो रास नहीं आती। वो लोग अब क्या बोलेंगे? वो तो फैक्ट है, हम तो फैक्ट पे बात करते हैं, हम थोड़ी हवा में बात नहीं करते। वहीं आप 83 जो मूवी बनाई थी, वहीं क्रिकेटरों को आप 250 करोड़ बांट देते हो, एक सैनिक को आप इतना देना भी नहीं चाहते। वो तो अपना हक मांग रहा है कि भैया मुझे प्रूव करके दिखा दो कि आप देशभक्त हो, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। कोई तैयार होगा भी नहीं।
करके दिखा दीजिए एक कोई भी। मैं वही कह रहा हूँ 1983 जो मूवी बनाई थी 250 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर्स ही ले गए। मूवी तो बहुत बड़े बजट में बनी, फिर वो तुमने कहा इतना ही सरका दो, क्या जा रहा है। हमें लॉलीपॉप मत दो, हमने कहा। वो कहते कि आप देशभक्त हैं, किसी पार्टी से आपको टिकट मिल जाएगा, आपका पूरे देश में नाम हो जाएगा। मैंने कहा भाई मेरा नाम मुझे चाहिए ही नहीं। मैं जब हॉस्पिटल में पड़ा था, डेथ बेड पे था, लंबी गहरी सांस ले रहा था, ये था कि अब मरने वाला हूं, जब मरने वाला हूं, तब मेरे पास कोई नहीं था भाई। तुम भी नहीं आए मुझसे मिलने। मेरे तो अखबार में भी कई बार नाम छपा, बॉम्बे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है प्रवीण तेवतिया का, तब भी आप नहीं आए। आज मैंने अपने दम पर अपने प्रोविडेंट फंड में आग लगाकर पैसा खर्च करके आयरन मैन किया। लद्दाख में 72 किलोमीटर दौड़ा, आज 4 आयरन मैन कर लिए मैंने। कॉमरेड्स रन इस साल में अभी करके आया हूं जून में, अपने दम पर करके आया हूं, तुमसे थोड़ी पैसा मांगा। तो एक घायल सैनिक जिसके छाती के आर पार गोली निकली, वो फेफड़ा खत्म सिंह है, वो बंदा 72 किलोमीटर दौड़ सकता है, वो बंदा 90 किलोमीटर कॉमरेड्स दौड़ सकता है, 4-4 आयरनमैन टाइटल अर्न कर सकता है। देश का पहला सैनिक ऐसा करता है डिसेबल होने के बाद में, मैराथन, अल्ट्रा मैराथन। और देश का पहला गैलेंट्री अवार्डी एडवोकेट भी है आज कोई नहीं था, पहला ही हूं मैं पूरे देश में शौर्य चक्र से। मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, यात्रा है, लोगों के लिए खड़े होना, लोगों के लिए काम करना। लेकिन जहां पर अपने हक की बात आए तो मैं पूछूंगा भाई मेरा हक क्या है, मेरा हक कहां है, तो इसमें गलत क्या है। उस ऑपरेशन ने आपको क्या सिखाया? मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, बहुत मैच्योर हो गया, बहुत स्ट्रांग होता चला हूं मैं। बहुत लोगों ने परेशान किया, बहुत लोगों ने जितना दर्द दे सकते थे उन लोगों ने उतना दर्द मुझे दिया है। जहां मेरे हाथ में वेपन रहता था वहां पर उन्होंने घास काटने की तलवार मेरे हाथ में दी। वो तलवार भी नहीं चली तो बोला कि हाथ से ही घास फाड़ो। मैंने हाथ से घास फाड़ी। मेरे हाथ से हथियार छीन गए ना, अब तो मेरे हाथ में पोछा पकड़ा दिया गया कि पोछा मारो, झाड़ू पकड़ा दी गई। ये इस देश ने मुझे दी। आज भी मैं मुस्कुराता हूं, आगे बढ़ता हूं, नई चीज रोज सीखता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। कोई कंप्लेंट नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, सबसे प्रेम, सबके लिए मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट। तो मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों ने मेरे साथ में इतना किया है, मैं तो थैंक यू यार, अगर नहीं करते तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। लेकिन आप इतना खुश रहते हैं तो जज साहब भी आपसे खुश रहते हैं? सब खुश रहते हैं। देखते आ गए प्रवीण जी। प्रवीण जी, आप स्माइल ओढ़े रखिए, देखिए फिर आप पूरी दुनिया आपको हंसती मुस्कुराती नजर आएगी। आप मन में गुस्सा रखिए, घर से गुस्सा लेके चलिए, आप पूरे दिन कभी खुश नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, गारंटी दे रहा हूं। मैंने जीवन में यही तो सीखा है। जो 4 साल बीते मेरे, जो रिकवरी के बीते, वो ऐसे ही बीते। मैं भी सभी लोगों की तरह सांत्वना ढूंढता था, सहारा ढूंढता था, कमजोर हो गया था, फाइनेंशियली टूट गया था, साइकोलॉजिकल टूट गया था, शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। फिजिकली भी गए, मेंटली भी गए, फाइनेंशियली भी गए, साइकोलॉजिकल भी गए, इमोशनली भी गए। आप फीलिंग सब वो धीरे धीरे सब खत्म होती चली गई। फिर वहां से आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपने आप को खड़ा करना शुरू किया। 4 साल बाद धीरे धीरे फिर लंबा समय आपने अपने आप को देना शुरू किया, तो चीजें समझ में आई। इस पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा आपके साथ मजबूती से कौन खड़ा रहा, जिसने हौसला प्रवीण तुम्हें करना है? आप
दो लोग आपके साथ में हमेशा होते हैं, एक तो आपका परिवार और एक आप स्वयं। जो ऐसा दिख रहे हो आप, ऐसे हो नहीं, अंदर से कुछ और। तो अंदर से और बाहर को एक मिलाना पड़ता है, उसमें समझ आता है कि आप जैसे अंदर हो वैसे बाहर आ रहे हो कि नहीं आ रहे, ट्रांसपेरेंट हो कि नहीं। आप अंदर कुछ और हो बाहर कुछ और हो तो नहीं, कभी नहीं आ पाओगे, आप कभी नहीं लक्ष्य की तरफ बढ़ पाओगे। आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, अंदर ही अंदर आपके अंदर मंथन चलता रहेगा, आपके अंदर ही अंदर सब कुछ रहेगा, बाहर नहीं कर पाओगे। तो आपको आपका साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा चाहिए आपको परिवार का मजबूती का साथ। उसमें मेरी माँ और पिताजी, भाई, मेरी पत्नी, पूरा योगदान रहा। आज जब आप ब्लैक कोट पहन के फिर वापस से घर जाते हैं, मेरी माँ कहती है कि मेरा बेटा वकील बन गया है। हाँ। उनको वही खुशी है, खुशी, वो मुझे देखते ही खुश हो जाती है। अभी मैं साउथ अफ्रीका रन करने गया, मैं यहाँ से मिलकर गया, पिताजी से माताजी से आशीर्वाद लेके गया। जैसे ही वहाँ लैंड हुआ तो पता चला पिताजी एडमिट हो गए। रन से एक दिन पहले पता चला कि पिताजी एक्सपायर हो गए। अगले दिन 90 किलोमीटर कॉमरेड्स रन करनी। मेरे पिताजी मेरे सबसे क्लोज थे। मैं दौड़ा, 90 किलोमीटर दौड़ा। मैंने कर्म को पूजा माना और आज भी उसी शिद्दत से, उसी मेहनत से मैं लगा रहता हूं। पूरे रास्ते कितना पसीना बहा, कितने आंसू बहे मुझे नहीं पता। रोता रहा, दौड़ता रहा, रोता रहा, दौड़ता रहा, रुका नहीं मैं। ये यात्रा है जीवन की। जब तक आप अपने आप से नहीं मिलोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये एक सैनिक, इसके आगे कुछ कहने की आप हिम्मत बचती नहीं है। ये स्टूडियो, न्यूज़, ये शूट, इन सब चीज़ों के अलावा ये जो आंसू जो इस कहानी को बयां कर रहा है ना, इस यात्रा के कोई शब्दों में तो नहीं, कोई माई कलाल नहीं है जो घेर सकता हो। दुनिया का कितना भी साहित्यकार आ जाए, वो प्रवीण तेवतिया को शब्दों में नहीं लिख सकता है, इसके संघर्ष को शब्दों पे नहीं लिख सकता है। एक दिन पहले जब फोन पे वो खबर सुनी, उसके अलावा 90 किलोमीटर रन था, असंभव, लोग नहीं कर पाते हैं। तो एक पिता का एक पूरा एक वो पेड़ जिसने आंगन में, जिसके छाए में हमने उसके फल खाए, हमने उसके फूल चुने, हम बैठे, हमने गप भी की, हम उनसे पिटे भी, हमने उनसे डांट भी की, उनके कंधे पे चढ़ के पूरा देश भी देख लिया। अब वो उसका साया नहीं है एक झटके में, लेकिन वो दौड़ता है, वो रुकता नहीं है। 90 किलोमीटर तक कितना खून बहा, कितना पसीना बहा, कितने क्या हो रहा, कोई मतलब नहीं, सिर्फ दौड़। प्रवीण सर, सैल्यूट है आपको। मेरे जैसे, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, और आप तो एक ऐसे फौजी हो जिसने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आपकी संघर्ष अनवरत है। और आपने तो काला कोट पहन के फिर से एक नई संघर्ष की राह चुन ली है। वकालत एक नया पेशा, एक नया जुनून। उसी उत्साह से घर से सुबह 8:30 बजे बाकायदे अपना टिफिन लेके आना, वकालत करना, शाम को फिर जाना, अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ में मिलके समय लेना, फिर उसके बाद में फाइलें देखना, फिर अगले दिन की तारीखें देखना, एक नया रोमांच, एक नई जिंदगी और एक नया चैलेंज। आपने मुझे आते साथ एक बात कही थी सर, मैं वो भूल रहा हूं कि चैलेंज, आपने उस चैलेंज को लेकर मुझे कुछ कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहा था।
मेरा मानना है ये कि जब तक आप चैलेंज नहीं करोगे तब तक आप कुछ चेंज नहीं देख चेंज नहीं मिल पाएगा। If you want to change, then you have to challenge. इस कोट को आप अपने, इस कोटेशन को, इस कोट्स को आप अपने जहन में बैठा लीजिए। बाकी कहानी एक तरफ, बाकी सारी कहानी एक तरफ। प्रवीण तेवरिया ने बताया कि अगर आपको चैलेंज और चेंज मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन एक आपकी पूरी जिंदगी, आपके पूरे सोचने समझने का नजरिया, सब कुछ बदल जाएगा। प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत अपना अटूट समय और ये यादें, संघर्ष, हो सकता कि आपकी इस संघर्ष की आपने जो समय दिया, इससे बहुत सारे लड़के, गांव के लड़के आपके जैसे, वो भी आगे बढ़े, उनका भी एक जज्बा है। सुने, देखें कि बहुत बड़ी दुनिया है इस फेसबुक, रील, सोशल मीडिया के अलावा, एक संघर्ष की एक नई कहानी। और जब आप उस नई कहानी को लिखते हो तो फिर आपको इतिहास में आपका नाम दर्ज होता है और आप फिर खास हो जाते हो, फिर आप आम नहीं होते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रवीण तेवतिया को सुन रहे थे, बहुत सारी बातें जिसमें से संघर्ष सबसे बड़ी बात है। कितना बड़ा जीवन इन्होंने अपना पूरा संघर्ष को दे दिया। और आज भी जब उम्र थी कि शायद ये अपना कहीं एक सुकून की जिंदगी भी खोज सकते थे, लेकिन उन्होंने काला कोट चुन लिया, वकालत, संविधान को उठा लिया। कानून की रक्षा में अब ये व्यक्ति लगा हुआ है दिन रात। इसी में एक नया संघर्ष इनका, फिर से एक नई जिंदगी यहां से शुरू होती है। शुक्रिया।